भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? M.N. राय। सही आंसर ए। किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? महात्मा गांधी ने कहा था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इस पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा रखा गया था, लेकिन किसी कारणोंवश कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों से क्रिप्स मिशन की बातों को टाल दिया गया था। लेकिन ये बात याद रखना है, संविधान सभा का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में ही मेंशन किया गया था। अगला, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा समय देकर के समझ कर के बनाइए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न सिविल सर्विस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ रहा है कि इनमें से सही कथन कौन है दोनों में से। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासत द्वारा नामित सदस्य होंगे, ये गलत है। दूसरा, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला गलत है, दूसरा सही है। कैसे? इसकी व्याख्या समझिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और रियासतों द्वारा नामित सदस्य बता रहा है, जबकि यहाँ होना चाहिए क्रिप्स मिशन में ऐसा प्रावधान था कि प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित सदस्य और भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य, इस तरह की बात कही गई थी। अतः पहला गलत है, क्योंकि इसमें विधानसभा और रियासत दोनों द्वारा नामित सदस्य की बात कर रहा है, इसलिए यह गलत है। दूसरा सही है। कैसे सही है? क्रिप्स मिशन में यह बात कहा गया था कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सके। इसी कारण से क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को नहीं माना गया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में ये जो दूसरा वाला कंडीशन है, यही कंडीशन था जिस वजह से क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि ये जो दूसरा वाला कंडीशन जिसमें कहा जा रहा है कि जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि कर सके। इसका मतलब है कि देश के बंटवारा, अर्थात देश के जो रियासत चाहते हैं कि हम अंग्रेज यानी ब्रिटिश के साथ रहें, वो उन्हीं के साथ रह सकते थे। इस पर देश की अखंडता की बात आ गई थी, जिस कारण से इस कंडीशन के वजह से क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को नकार दिया गया था। दोस्तों, प्रश्न पूछता है कि क्रिप्स मिशन को किन किन कारणों से नहीं माना गया था, तो उसमें से ये वाला कारण भी एक महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की बात हुई थी। अगला क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य विलियम वुड नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे और एबी अलेक्जेंडर भी थे। यही 3 लोग थे क्रिप्स मिशन में, कैबिनेट मिशन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो तीनों नाम आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछ देता है। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर 3 लोग थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके हिसाब से किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। क्रिप्स मिशन योजना में भी था। देखिए यहाँ क्रिप्स योजना 1942 में संविधान सभा की बात थी, लेकिन क्रिप्स योजना 1942 को रिजेक्ट कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन जब आया था उसमें संविधान सभा की बात रखी गई थी, तो उसी में 1946 के अंतर्गत मान लिया गया था और 1946 में चुनाव हुआ था और उस चुनाव के उपरांत संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से आप लोग जितने भी सभापति के जो भी हैं उनके नामों को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इंपॉर्टेंट है। कौन इसमें जो अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुआ था उसमें सदस्य के रूप में नहीं थे? राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, राधा कृष्णन नहीं थे, यही नहीं थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। इसको याद करके रखना है। ये बार बार छोटा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है, लेकिन कई एक सिविल सर्विस के एग्जाम में इस तरह के हल्के क्वेश्चन को पूछ डाला है। बहुत से स्टूडेंट इस डेट को याद करके नहीं जाते हैं, वहाँ मिल जाता है, 1 नंबर ऐसे ही छूट जाता है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया था। फिर से क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझ करके बनाना है। पहला क्वेश्चन, समय दीजिए, हो सके तो वीडियो को पॉज कर इस पर विचार कीजिए। पहला कथन देखते हैं। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। वेवेल योजना में कहा गया था कि जो कार्यकारी परिषद बनेगा उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान रहेगी। दूसरा कारण, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। पहला सही होगा, दूसरा गलत। कथन सही, कारण गलत। कारण गलत कैसे है सो समझिए। कारण में बताया जा रहा है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। वेवेल तो क्या, कोई भी ब्रिटिश अधिकारी के दिमाग में ये बात था ही नहीं कि भारत का बंटवारा रोका जाए। ठीक, उनके दिमाग में कहीं से दूर दूर तक के विचार नहीं थे कि भारत का बंटवारा रोका जाए। सही आंसर सी हो जाएगा। 14, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? इंपॉर्टेंट। समय दीजिए, हो सके तो वीडियो को पॉज कर लीजिए
और इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। संविधान सभा के विषय में सत्य है। पहला देखते हैं, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। बिल्कुल गलत। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जैसे आज के डेट में हम लोग आज के वर्तमान स्थिति में जिस तरह से मत दे करके मतदान द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, उस तरह का निर्वाचन नहीं हुआ था। तो इसमें तो पहला कह दिया कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये भी गलत। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। प्रांतों में सदस्य चुने गए थे, 10 लाख जनसंख्या के आधार पर वोटिंग हुआ था और प्रांतों में जो सदस्य चुने गए थे वही सदस्य लोग आपस में मिल करके संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किए थे, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। सही है, बहुत से दल के लोग उसमें भाग लिए थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। बिल्कुल सही। 3 और 4 सही हो जाएगा। सही आंसर सी। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, दोबारा इसको पूछा गया है। सेम क्वेश्चन को देखिए, पहले पूछा गया इसको सिविल सर्विस IAS के प्री में पूछा गया था, बाद में ही राजस्थान सिविल सर्विस में पूछा गया। अगला, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? चारों में गलत चुनना है। पहला, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही। बहुत से समितियों के मदद से काम किया था, जैसे प्रारूप समिति हो गया, झंडा समिति हो गया, इस तरह से बहुत से समिति थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी को भी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। सही बात है, सभी लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था। सही हो जाएगा। ए भी सही, बी भी सही। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। बिल्कुल गलत। सार्वभौम वयस्क मताधिकार बिल्कुल गलत। सही आंसर सी हो जाएगा। चारों में से गलत चुनना है तो सी हो जाएगा। फिर भी हम लोग डी पढ़ लेते हैं। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है दोस्तों कि जो मताधिकार था किस आधार पर था, यानी लोगों का जो मत देने का जो अधिकार था वह किस आधार पर निर्धारित किया गया था। तो कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। कहने का मतलब है कि उस समय में जो निर्वाचन हुआ था सभी नागरिकों को, सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, मताधिकार भी सीमित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, देखिए प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। इसी क्वेश्चन से पता चल रहा है। इसका सही ऑप्शन चुनना है। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। गलत। सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे। प्रांत के लोगों ने प्रांतों के सदस्य चुने थे और प्रांतों के सदस्यों के द्वारा फिर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। अतः संविधान सभा के सदस्य प्रांत के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। ये नामित करने की बात कर रहा है, तो नामित थोड़े हुआ था। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मन से किसी को नामित थोड़े किया था, ऐसा नहीं है। सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये सही है, सही है यही सी। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। नहीं, सही आंसर सी हो जाएगा। कैसे सही आंसर सी होगा, तो इसको हम वर्तमान की स्थिति से थोड़ा संबंध दिखाते हैं। प्रश्न पूछ कर रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे।
प्रांतों में विधानसभा का चुनाव हुआ था और प्रांत में जैसे आज के डेट में हम लोग एमएलए चुनते हैं, इसी तरह से प्रांत के विधानसभाओं के सदस्य चुने गए थे मतदान द्वारा, और उन सदस्यों के द्वारा फिर से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। जैसे वर्तमान की स्थिति ऐसा है कि हम लोग एमएलए चुनते हैं और यही एमएलए लोग राज्यसभा के सदस्य को निर्वाचित करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसी तरह से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। 19 संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, बताइए। प्रांतीय सभाओं द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। सीधे जनता द्वारा नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा नहीं, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, बिल्कुल गलत, प्रांतीय सभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इम्पोर्टेंट। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ये जबकि उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद बाद में अस्थायी अध्यक्ष बने थे, लेकिन प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उद्घाटन की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रथम अधिवेशन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में। देखिए 67th बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। हम आपको इस पे एक बात बताते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष की बात नहीं किया गया है, और ऑप्शन में मेरा सिर्फ राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, सच्चिदानंद सिन्हा भी नहीं दिया हुआ है। दोनों एक साथ देता ही नहीं कभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोनों एक साथ ऑप्शन में दे करके, और उसके बाद यहाँ अध्यक्ष के साथ अस्थायी या अस्थायी जरूर पूछता। यहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष पूछा और ऑप्शन भी मेरा यहाँ राजेंद्र प्रसाद है, अतः राजेंद्र प्रसाद ही मेरा सही होगा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत, ध्यान से देखिए, स्वतंत्र भारत की बात आ गई, यानी 1947 के बाद, चूंकि संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में हो चुका था, और 1947 तक 15 अगस्त 1947 के बाद भी यह संविधान सभा काम कर रहा था। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जाहिर सी बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष जब अस्थायी रूप से चुन लिए गए थे, तो अंत तक यही उसका अध्यक्ष रहे थे। स्वतंत्रता से पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हो सके तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। सही चीज पूछ रहा है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, बिल्कुल सही। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। दूसरा देखिए, इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। गलत, अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। बिल्कुल सही बात दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था। मैं एक बात बता दूं, जब निर्वाचन हुआ था तो शुरू से ही मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों के कहने पर
मुस्लिम लीग इस सभा में सम्मिलित तो हुआ, लेकिन उनका नियत सही नहीं था। उन्होंने संविधान सभा में सम्मिलित होने के पीछे का जो कूटनीति था, उन्होंने सोचा था कि संविधान सभा में रह कर करके और पाकिस्तान की मांग उठाने की काम करेंगे। अतः मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पहला और तीसरा सही है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? अब आ गया सवाल यहाँ पे देखिए, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति की बात पूछ रहा है, यानी कि उप अध्यक्ष की बात पूछ रहा है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो डॉक्टर सैयदानंद सिन्हा थे, लेकिन उप अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। ठीक, किनको मनोनीत किया गया था? तो फ्रैंक एंथोनी को। और इनको कौन मनोनीत किए थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा खुद इन्हें मनोनीत किए थे। ठीक, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस दिन की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन प्रथम बैठक हुआ था, उसी दिन संविधान सभा की स्थापना मानी जाती है, 9 दिसंबर 1946 को ही। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946, 66वीं बीपीएससी में पूछा गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जिसे आज हम लोग प्रस्तावना के नाम से पढ़ते हैं। उसको संविधान सभा के कौन सी बैठक में रखा गया था? तो 5वीं बैठक में रखा गया था। कैसे 5वीं बैठक में रखा गया था? जोड़िए, 9 दिसंबर को शुरू हुआ था, तो पहला बैठक 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 5वां दिन 13 दिसंबर, यानी कि 5वां दिन ही 5वीं बैठक में 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। 13 दिसंबर पूछता भी है। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सके तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये मेहनत वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही पूछ रहा है। पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही है। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और जब संविधान बना था तो उस संविधान के शुरू से अंत तक उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना के भावनाओं का ख्याल रखा गया था, अर्थात संविधान के निर्माण पर असर था। सही है। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। बिल्कुल गलत। आज के डेट में आप
अपने राज्य के मुखिया को यानी मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? जी नहीं, हम लोग विधायक चुनते हैं। विधायक लोग आपस में मिल करके फिर मुख्यमंत्री चुनते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। मैं एक बात बता दूं यहाँ, हालांकि आगे आने वाले क्वेश्चन में वो चीज़ें मिलेंगी। संविधान सभा को बनाने में संविधान सभा का कुल 12 अधिवेशन हुआ था। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, बिल्कुल सही। यहीं पे सवाल पूछ देगा कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कब स्वीकार कर लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुक करके इसको ध्यान से पढ़िए। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, बिल्कुल ही सही, दोनों सही। पूछता है प्रश्न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित कब घोषित किए गए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। मिलान करना है, मिलाइए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से मिलाइए। सबसे पहले तो समझिए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी रूप से। लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। पहला का हो जाएगा 4, यानी पूछता है संविधान सभा का पहला उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो सबको याद रखता है, उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी, यानी HC मुखर्जी। अगला, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी, ये कांग्रेसी थे। ठीक, प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर को मिला के कुल 7 लोग थे, उन 7 में मात्र KM मुंशी ही एक ऐसे थे जो कांग्रेसी थे। अगला, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, यानी कि राजस्थान के रियासत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान सभा के सदस्य कौन चुने गए थे? तो कृष्णामाचारी पहला हो जाएगा। डी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान यानी यूनियन की बात कर रहा है, तो संघ संविधान के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से आप समय देकर के इसे मिला दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, BN राव। देखिए कितनी बार पूछा गया है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार कौन किए थे? तो जनरली हम लोग जानते हैं भीमराव अम्बेडकर, लेकिन प्रथम प्रारूप तैयार कौन किया था? तो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे।
इन्होंने ही प्रथम रूप से प्रारूप तैयार किया था। बाद में भीमराव अम्बेडकर द्वारा उसमें कुछ इधर उधर कर करके फाइनल प्रारूप तैयार किया गया। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन उपयुक्त नहीं है। इसका सवाल का जवाब खुद से खोजने का प्रयास कीजिएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये सवाल है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। हम लोग आज के डेट में संविधान दिवस मनाते हैं कब? 26 नवंबर को ही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को ही 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार भी हो गया था और उसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को ही। देखिए 43वां बीपीएससी के प्री में पूछा है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। 51 भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। ठीक। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? लागू होने की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तिरपन भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ध्यान से इसे पढ़ेंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था। अच्छा चलिए इस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान को लागू करने का दिन। आज हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान देश में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। लेकिन इसके पीछे के कुछ कारण हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया था, जबकि हम अभी पिछले क्वेश्चन में देखें कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। तो फिर इतना दिन इंतजार किस लिए किया गया था? सवाल है ना। देखिए इसके पीछे का इतिहास देखिए, इस क्वेश्चन से पता चलेगा। 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के कारण है। इसी वजह से ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। हुआ था ऐसा कि 1930 में रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था और उसी दिन स्वीकार कर लिया गया था कि आज से प्रत्येक साल 26 जनवरी को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। यानी कि 26 जनवरी 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त हो गया। तो फिर उतने 20 सालों से जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन को कैसे भुला दिया जाए। ठीक। तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान सभा के लोगों ने निर्णय किया कि हम 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू करेंगे और उस दिन हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अतः हमारा पीछे के समय से जो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को चलते आ रहा था, अब वह हमारा स्वाधीनता दिवस के रूप में आगे बढ़ेगा। और मूल रूप से यही कारण था। ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
55। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। देखिए कई बार पूछा है। समझ करके इसको पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। कथन: नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल सही। 26 नवंबर को इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है ताकि नागरिकों के मनों में यानी नागरिकों के हृदय में संविधान के मूल्यों को अच्छी तरह से संजोया जाए। कथन: 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी। बिल्कुल गलत। 26 नवंबर 1949 को तो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। यहाँ प्रारूप समिति बनाने की बात है। कथन गलत है, कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है। सही आंसर सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? छोटा सा क्वेश्चन लेकिन काफ़ी टिपिकल है। कितने लोगों द्वारा ये कंफ्यूज हो जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा, यानी कि आंसर ए संवैधानिक सभा, यानी इसी बात को लिख सकते हैं हम दूसरे तरह से, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। गलती से भी यहाँ पे हम लोगों को भारत के नागरिकों द्वारा नहीं आंसर करना है। संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन अंगीकृत हो गया था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार भी कर लिया गया था और संविधान के कुछ नियम उसी दिन से लागू भी हो गए थे। ठीक, समझिए इसको। जैसे 26 नवंबर 1949 को नागरिकता संबंधी जो नियम था वो लागू हो चुका था। हम लोग कहते हैं कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। हम लोग इसी बात को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। हमें इसी बात को ऐसे पूछना चाहिए कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान के नागरिकता संबंधी या और इसी तरह से कुछ चीज़ें लागू हो चुकी थी। पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक। 61। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से निर्वाचन हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इसको समझिए, इसकी व्याख्या। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। यानी कि भारत में पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था और उसी समय बंगाल का जो पूर्वी साइड था ना, उधर से भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। लेकिन 1947 में जब 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और भारत 2 भागों में बंट गया, तो जिस जगह से अंबेडकर साहब का चुनाव हुआ था वो भाग चला गया पाकिस्तान के पास। तो इनका सीट भी खत्म हो गया, इनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। अब इनकी सदस्यता समाप्त हो गई तो जो सदस्य ही नहीं है वह संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य कैसे बन सकता था? इसी पर समझिए। पूर्वी भाग से सब निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण
डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। बाद में पूना में उपचुनाव हुआ था। आज के वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि उपचुनाव कैसे होता है। चुनाव के बाद कोई सीट किसी के त्याग पत्र दे देने से या कोई और कारण से खाली हो जाता है तो फिर से वहाँ चुनाव होता है, जिसे हम लोग उपचुनाव के नाम से जानते हैं। पूना में उपचुनाव हुआ था। क्यों हुआ था उपचुनाव? तो पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्याग पत्र देकर खाली किया था। यानी त्याग पत्र दे दिए थे जयकर साहब, और वहाँ पे फिर से उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में भीमराव अम्बेडकर फिर से सदस्य बने थे। तो ये था आज का हम लोगों का 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान सभा से संबंधित। अगर इस तरह के वीडियो, इस तरह के क्वेश्चन और चाहिए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के क्वेश्चन और भी इस चैनल पे लाते रहेंगे। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और लोगों को इसके बारे में शेयर भी कीजिए। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट और इतने तरह के क्वेश्चन सभी जगहों पे नहीं मिलते हैं। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।